दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। वर्तमान दौर में राजनीति पैसे के बल पर चढ़ती है, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि सत्ता में बैठे लोगों के लिए पूंजी ही सब कुछ हो जाए तो फिर आम लोगों की तकलीफें बढ़ना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी होने के साथ ही साथ सबसे ज्यादा पूंजी वाली पार्टी हो गई है, पैसे वाली पार्टी हो गई है, सबसे रईस पार्टी हो गई है। उसके प्रायः हर जिले में कार्यालय हैं जो भव्य हैं। आरएसएस के आनुवांशिक संगठनों के भी हर जिले में प्रायः बड़े बड़े कार्यालय बनते गए हैं और यह सब 2014 के बाद हुआ है कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों का आप सोच रहे होंगे महंगाई से क्या असर पड़ेगा। तब हम आपको बता दें, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब जब राजनीतिक दलों पर पूंजीपति हावी हुए हैं या राजनीतिक दलों ने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेके हैं, तब तब नियम कानून उनके अनुसार बने हैं और आम लोगों को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यह भारत का वर्तमान सच है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान दौर में जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचकर पार्टी फंड में इजाफा किया जा रहा है, यह भी अपने आप में चेतावनी है कि इस देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोपीय दौरे पर निकल गए हैं। जर्मनी में उनकी चर्चा भी हो चुकी है, डेनमार्क और दूसरे देशों से उनकी बात होनी है। और भारत चूंकि सबसे बड़ा बाजार है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, इसलिए वे भारतीय प्रधानमंत्री का हमेशा ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि वे भारत की व्यवस्था से या भारत में चल रहे राजनीतिक तिकड़म से अनभिज्ञ हैं। लेकिन बाजार ये नहीं देखता कि उसके सामान की खरीदी कौन कर रहा है। बाजार तो सिर्फ ये देखता है कि उसकी सामान बिकना चाहिए। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच यदि 2025 की तैयारी में आरएसएस जुट चुका है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में इस देश में टॉलरेंस की स्थिति और भी बदहाल होने वाली है। भाजपा के शीर्ष नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सोमवार को एक बैठक भी हो चुकी है। चूंकि यह बैठक बड़े ही मीडिया को बुलाया नहीं जाता है और बड़े ही गुपचुप तरीके से किया जाता है इनमें जो चर्चे होते हैं, इसलिए यह खबर तो नहीं आई है कि 2025 को लेकर आरएसएस की क्या तैयारी है। लेकिन इस बैठक को सरकार और आरएसएस के बीच समन्वय बताया गया और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी जैसे लोग शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। वहीं आरएसएस की तरफ से सुरेश सोनी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और सह सरकार्यवाह अरुण कुमार इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में क्या हुआ, किस तरह की रणनीति बनी और किस तरीके से इस देश के सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को टुकड़े में बेच देने की रणनीति बनी हो, तो कोई अचरज नहीं है। हालांकि यह बात कभी खुलकर नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अकूत संपत्ति आई है
वह किन स्रोतों से आई है। उनके कार्यालय भव्य 200-250 जिलों से अधिक जिलों में भव्य कार्यालय बने हैं। आरएसएस के अनुवांशिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आदिवासी कल्याण आश्रम के भी भव्य कार्यालय कई जिलों में बने हैं। उनकी फंडिंग कहां से हुई यह कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस सबके बीच यदि राज ठाकरे ने महाआरती रोक दी तो यह इस देश के हित के लिए ही था। आप सोच रहे होंगे कि राज ठाकरे ने पलटी क्यों मारी। शायद यह ऊपर वाले की भी मर्जी थी, जिस पर असंख्य लोग विश्वास करते हैं। परशुराम जयंती और ईद एक ही दिन हो, और जब ऊपर वाला एक ही दिन दो महत्वपूर्ण त्योहार करता है तो अच्छे अच्छे लोगों का दिल पिघल जाता है। यह आस्था की बात है, इसमें आप कुछ भी तर्क कर लें, कोई मतलब नहीं। लेकिन यह एक सुखद स्थिति है जब इस देश में 2024 और 2025 की तैयारी में सब तरफ वैमनस्य पैदा कर राजनीतिक ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। तब इस तरह के घटना निश्चित रूप से सुखद अनुभूति होती है। इधर छत्तीसगढ़ में कल महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम में रायपुर प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार सनत चतुर्वेदी पर केंद्रित अर्धविराम नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। सनत चतुर्वेदी उस पीढ़ी के शायद अंतिम पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों आदर्शों को जिया है, कभी घुटने नहीं फेंके। 22 बार नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी और इस सब के बाद भी आज यदि उन पर केंद्रित पुस्तक अर्धविराम को लेकर रमेश नैयर जैसे वरिष्ठ पत्रकार, गिरीश पंकज जैसे पत्रकार, साहित्यकार, गोपाल ओरा जैसे वरिष्ठ पत्रकारों सहित कई पत्रकारों ने उनको साधु, संत और आदर्शवादी बताया, तो यकीन मानिए सनत भैया वैसे ही हैं। मुझे भी उनके साथ काम करने का अनुभव मिला। उनकी लेखनी, उनका सिद्धांत, सब कुछ आज भी उन लोगों के लिए मायने रखता है जो उनके साथ काम किए हैं। शायद यही वजह थी कि इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रेस क्लब में न केवल पत्रकार पहुंचे थे बल्कि शहर के वरिष्ठ जन पहुंचे थे। इस पुस्तक को आशीष सिंह ने रूप दिया, इसका संपादन किया, इसे बनाया, तो आशीष सिंह निश्चित रूप से उस पीढ़ी के लोग हैं, या उस आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर हरि सिंह ठाकुर जी जैसे हरि सिंह ठाकुर जी के पुत्र हैं, वो उस परिवार से आने वाले आशीष सिंह ने यदि सनत भैया पर केंद्रित अर्धविराम को प्रकाशित किया है तो इससे भी महत्वपूर्ण सर्वप्रिय प्रकाशक भी है जो सुधीर शर्मा जी चलाते हैं। 250 रुपए की इस किताब में उन्होंने कई तरह के अनुभव को साझा किया है। पत्रकारिता के दौरान जो कुछ सनत चतुर्वेदी जी के साथ हुआ और वो जितना उन्हें याद रहा उसे लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें से एक बात यह भी है कि जब युग धर्म में उन्हें संपादक ने कहा था कि सच से बड़ा कोई नहीं है, और वह उस घटना पर संपादक की प्रतिक्रिया थी जब वे द्वीप के गंगा जल यात्रा की रिपोर्टिंग करने गए थे और विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी को अपनी रिपोर्टिंग की कॉपी देकर छापने के लिए प्रेस भेजा था और वे वहीं रुक गए थे और वह रिपोर्टिंग नहीं छपी। तब संपादक
पंडित पवन प्रसाद मिश्र आग बबूले हुए थे। वे सनद दिया संपादक के रूम में तो यह पूछने गए थे कि यह छपा क्यों नहीं, लेकिन यह ये पूछ पाते उससे पहले ही पंडित पवन प्रसाद मिश्र ने उन पर आक्षेप किया, उन पर आरोप लगाया कि आप लापरवाह हो। वे इस्तीफा देकर चुपचाप लौट गए थे, क्योंकि पवन प्रसाद मिश्र की पृष्ठभूमि उस तरह की थी कि वे विश्व हिंदू परिषद के उस पदाधिकारी के झूठ पर यकीन नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो इस पत्रकार के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक हो सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।